जो लोग योगी आदित्यनाथ के बारे में अभी तक अफवाह फैलाने में लगे थे कि योगी जी को मुख्यमंत्री पद से हटाया जा रहा है, अब तो कुछ ही दिन के मेहमान हैं, योगी जी की वजह से सीटें इतनी घट गई उतनी घट गई, योगी जी के बारे में कुछ अफवाह चलाई गई कि योगी जी ने क्या किया है, तो साहब उन अधिकारियों को सर पे बिठा लिया, अधिकारी सुनते नहीं हैं। एक नैरेटिव चलाया गया, उसमें केशव प्रसाद मौर्य का भी हाथ है कि साहब ओबीसी कम्युनिटी को नौकरियों में उचित आरक्षण नहीं दिया गया। इसी बात को दोहराया प्रदेश अध्यक्ष ने, लेकिन अब इन सब नैरेटिव को धराशायी कर दिया गया है। पार्टी शीर्ष को सब चीज़ें पहले से पता थी और उनको पता था कि योगी आदित्यनाथ को जो काम दिया था वो बखूबी कर रहे हैं। ये सब नैरेटिव चलाने वाले लोग विपक्ष को कहीं ना कहीं एजेंडा दे रहे हैं। विपक्षी पार्टी में वो तो तैयार बैठे रहते हैं कि भाजपा की कोई कमी पकड़ें, तो चलाना शुरू कर दिया अखिलेश यादव ने भी कि भाई अब तो टूट होने जा रही है और अब तो देखिए 100 लाओ, सरकार बनाओ, ऑफर दे दिया। सब ये समझ रहे थे कि कहीं ना कहीं किसी को तोड़ा जा सकता है, तो कमज़ोर कड़ी ही हमेशा टूटती है, ये पुरानी कहावत है। तो केशव प्रसाद मौर्य पर शंका हो रही थी कि भाई क्या इनकी जो महत्वाकांक्षा है वो सीएम बनने के लिए इतनी बढ़ जाएगी कि ये बीजेपी का साथ छोड़ देंगे। वो अभी उनके ऊपर है, उनका विवेक है, लेकिन पार्टी शीर्ष ने उनको ये बता दिया कि आप जिस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं, ये मीडिया में बयान आना, मीडिया में बातें लीक होना, ये अच्छा नहीं है। और इसलिए उनको फटकार लगी है, उनको कहा गया है कि अब आप अपने तक सीमित रखेंगे। आपने पार्टी प्लेटफॉर्म पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कह दिया कि पार्टी से सरकार से बड़ी संगठन होता है। ये तो अपने आप में ठीक बात है कि संगठन बड़ा है, लेकिन इस सेंस में बड़ा है कि कार्यकर्ता का आप उत्साह बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं, और कार्यकर्ता है तो सरकार है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन अगर आप इस सेंस में कह रहे हैं कि कार्यकर्ता जो कहे वही सही और इसकी सुनो, तो भाई सरकार की व्यवस्थाएं ऐसे नहीं चलती। कार्यकर्ता तो कहेगा मैं बिना हेलमेट मोटरसाइकिल चला रहा था और पुलिस वाले ने पकड़ लिया, मेरा चालान कर रहा है साहब बगैर हेलमेट। क्यों कर रहा है? मेरा नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं। तो भाई भाजपा के कार्यकर्ता हो ऐसा तो कहीं कानून में लिखा नहीं है। समाजवादी सरकार में जो चलता था कि जिस पे समाजवादी झंडा लिखा है उसको गाड़ी को कुछ चेक ही नहीं करेगा कोई, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ही थे जिन्होंने कहा जिस पर सपा का झंडा बैठा उसके अंदर गुंडा। कैसा कहा था वो? तो ये सब चीजें चलती थी, ये एक पहचान बनी थी समाजवादी पार्टी की कि झंडा है तो गुंडा है। अब यही बात अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी करेंगे कि जिस पर बीजेपी का झंडा और उसके अंदर गुंडा, ये कब बनाया जाएगा? कि जब आप गाड़ी चेक नहीं होने देंगे। भाई आपकी गाड़ी में अगर पिस्तौल नहीं रखी, कोई गलत सामान नहीं रखा, तो आप कायदे से कहिए ठीक है जी आपका काम है चेक करना, पुलिस का करो, तो करने दोगे। लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है तो क्यों करने दोगे? और इसलिए नैरेटिव चलाया गया कुछ लोगों के द्वारा कि देखो जी हमारी तो गाड़ी चेक हो रही है, डीजीपी को तुरंत फोन कर रहे हैं, मैं प्रवक्ता हूं साहब पार्टी का, देखो मेरी गाड़ी चेक करने की हिम्मत कैसे हुई। अरे भैया पार्टी अगर पुलिस अपनी ड्यूटी पे है, उसको कोई ये लिख के तो दिया नहीं गया है कि बीजेपी के झंडे लगी गाड़ी को छोड़ना है, बीजेपी का कार्यकर्ता अपने को बताए तो उसको छोड़ना है। पुलिस वाला अच्छा काम कर रहा है तो अच्छा ही होना चाहिए। कांग्रेस के काल में इंदिरा गांधी की गाड़ी कार नो पार्किंग में खड़ी थी और किरण बेदी आईपीएस थी, उन्होंने उसकी गाड़ी को उठवा लिया, किरण बेदी नाम पड़ा, तो उनको सजा भुगतनी पड़ी क्योंकि वो कांग्रेस की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में क्या फर्क है कि वो नियम कायदे कानून और कानून को हाथ में नहीं लेते हैं। ये डिफरेंस होना चाहिए, पार्टी विद द डिफरेंस अगर ये शब्द कहा जाता है बीजेपी के लिए तो ये होना चाहिए। ये योगी जी के खिलाफ कुछ नैरेटिव बनाने के लिए इस तरह की चीजों को चलाया गया कि योगी जी के शासन में बड़ा अत्याचार हो रहा है साहब कार्यकर्ताओं पे, कोई सुन ही नहीं रहा। तो भाई कायदे की बात जो चल रही है उसको करने और सुनने के लिए आप, ठीक बात है योगी जी से मिलो, व्यक्तिगत रूप से एक बार मुझे भी मौका मिला है योगी जी से मिलने का, कितनी सहजता से मिलते हैं, तुरंत अधिकारी को आदेश देते हैं कि भाई इनकी क्या समस्या है, देखो भाई करो तुरंत। अब वो मेरे ऊपर है कि मैं अधिकारी से मिलकर के फिर किस तरह से अपनी समस्या का समाधान कराऊं, और अगर वो नहीं कर रहे हैं काम तो फिर योगी जी तक लाऊं। और अगर योगी जी को दोबारा पता लगता है
कि जिस काम के लिए ये कार्यकर्ता आया था या मेरा परिचित आया था, किसी के रेफरेंस से आया था, और इसका काम अधिकारी ने नहीं सुना, तो वही योगी जी अगली बार उस अधिकारी की क्लास लगाते हैं। ये सब अधिकारियों को पता है। तो कुल मिलाकर के कुछ चीजें होती हैं। कोई अधिकारी इस लेवल के भी होते हैं जिनको आप ना तो सस्पेंड कर सकते हैं ना ट्रांसफर कर सकते हैं, वो इतने बड़े लेवल के हैं। उसके पीछे कुछ और कारण है, लेकिन हाँ एक व्यवस्था बनानी पड़ती है, और व्यवस्था मैं पहले बता चुका। योगी जी जब शासन में आए थे तभी व्यवस्था बनी थी कि कार्यकर्ताओं की बात सरकार तक पहुंचाने के लिए जो मंत्रालय हैं संबंधित, उन मंत्रियों तक आप अपनी बात पहुंचाएंगे, और उसका जरिया है जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, फिर है प्रदेश अध्यक्ष। यही तरीका है। अब कोई अगर जिला अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष तक बात नहीं पहुंचा पा रहा, या प्रदेश अध्यक्ष ही बात नहीं पूरी कर रहा, कोई प्लानिंग पे काम कर रहा है, तो कैसे काम चलेगा? गुटबाजी चलाओगे आप, उससे सोचोगे आप योगी को बदनाम कर ले जाओगे, योगी को हटा ले जाओगे, तो ये नैरेटिव चलाने की बात है। मैंने देखो आपको पहले भी बताया, अभी बात करी गई। अब अनुप्रिया पटेल जो है मोदी जी से मिलती है और क्या बात कर रही है? ओबीसी कम्युनिटी को आरक्षण ठीक नहीं मिला। यही बात वो संजय निषाद बोलते हैं, यही बात केशव प्रसाद मौर्य बोलते हैं। इसका मतलब एक स्क्रिप्ट लिखी गई, तैयारी की गई कहीं ना कहीं। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो जिक्र किया जा रहा है वो संविधान के कर्मचारियों की बात की जा रही है, और संविधान में आरक्षण लागू नहीं होता। योगी जी ने फिर भी किया। तो सूचना विभाग से ये सूचना मांगी गई केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा, और वो सूचना सब तक नहीं पहुंची। ये सवाल तो सब तक पहुंचाया गया कि योगी जी के शासन में आरक्षण ठीक नहीं दिया, ओबीसी को नहीं दिया, बल्कि उल्टा फैलाया कि साहब ठाकरों की ज़्यादा चली है, ठाकरों की ज़्यादा चली है। ब्राह्मण भी बीच में जोड़ दिया कि अपर क्लास की है बस ये तो सरकार, ओबीसी एससी एसटी ओबी को तो ध्यान नहीं दे रहे, इसलिए उन्होंने वोट नहीं दिया। कारण ये नहीं है, कारण ये कि झूठ फैलाया जा रहा था, उस झूठ का काउंटर नेताओं ने नहीं किया। योगी जी को हटा दिया जाएगा ये चलाया जा रहा था, और कब जाके अब ये इसका स्पष्टीकरण दे रहे हैं? प्रदेश अध्यक्ष की ये जिम्मेदारी है या पार्टी शीर्ष की, वो चुनाव के पहले मुद्दा उठा था तो तभी जवाब देना था। लेकिन आप कब जवाब दे रहे हैं? पूरा चुनाव बीत गया, अब उपचुनाव आ रहा है, और उसमें भी अब आप दिल्ली में सब इकट्ठे हैं, और मीडिया में जब ज्यादा चर्चा चलने लगी तब आप बयान दे रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष, नहीं जी 2027 का चुनाव योगी जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, तब तक यही सीएम रहेंगे। अभी काहे को बोल दिया? अब भी मत बोलते। 27 का चुनाव आ जाता तब भी मत बोलते। पब्लिक बता रही ना पब्लिक का मूड क्या है, तो पब्लिक के गुस्से को भी नहीं भांप पाते हैं ये नेता। ये कमेंट भी नहीं पढ़ते हैं कि जनता चाह क्या रही है, इनको कुछ नहीं पता, हवा हवाई है सब। बड़ी गाड़ी एसी वाली, एसी वाला ऑफिस, और उसमें बैठेंगे। इनको जमीन का पता हो तो इनको समझ में आए कि योगी जी की स्थिति क्या है। हाँ, जनता नाराज है, कार्यकर्ता नाराज हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है? क्या उसके पीछे का कारण योगी है? और क्यों नहीं है? योगी जी ने मिलने को किसको मना किया बताओ? प्रदेश अध्यक्ष योगी जी से कब नहीं मिल सकता था टाइम लेके? उप मुख्यमंत्री दो हैं, वो कब नहीं मिल सकते थे? जितने मंत्री हैं वो कब नहीं मिल सकते थे? एमएलए जब चाहे मिल सकता है। जब मेरे जैसा एक आम आदमी योगी जी से मिल सकता है, एक तरीके से मैंने एक अधिकारी को कहा और टाइम मांगा और उन्होंने बात की और हो गया, तो भैया जो विधायक है, जो मंत्री है, वो तो मिल ही सकता है। तो आप मिलोगे ही नहीं, बस घर बैठ के एक नैरेटिव बनाओगे। सुनते नहीं है जी। अरे भाई सुनते नहीं है तो योगी जी को दोबारा बताओ ना कि साहब हमने एक अधिकारी को ये काम बताया, उसने किया नहीं, फिर देखो क्या होता है। योगी जी बख्शने वाले थोड़ी हैं, लेकिन आप बताओगे नहीं। अब योगी जी ने कहा सबूत दो। जब एमएलए ये नैरेटिव बना रहे ना, जो नैरेटिव बनाने वाले, योगी जी ने कहा सबूत के साथ बताओ कि कब आपने चिट्ठी दी, किस अधिकारी को दी और कब उसने काम नहीं किया। अब मैं उसकी क्लास तभी तो लूंगा जब सबूत मेरे हाथ में होगा। तो अब सबूत मांग रहे हैं तो इधर उधर झांकते हैं, हाँ लाते हैं। मतलब आप एक झूठा नैरेटिव बना रहे हो एक इतने बड़े नेता के प्रति जो पूरे देश में फेमस नहीं, दुनिया में फेमस है। तो ये नैरेटिव की लड़ाई है। अभी मैं आरक्षण पे आता हूं। मैंने पहले भी वीडियो में कहा आपको, जो आरक्षण चिल्लाया जा रहा है कि योगी जी ने आरक्षण नहीं दिया ओबीसी को, मैं बताता हूं संविधान में आरक्षण लागू नहीं है। फिर भी उत्तर प्रदेश की सूचना विभाग ने
केशव प्रसाद मौर्य क्योंकि डिप्टी सीएम है भाई, उनको सूचना दी कि देखिए संविदा में 676 लोगों को भर्ती किया गया, जिसमें 512 आरक्षित सीटें रखी गई और उसमें 340 ओबीसी हैं, जो कुल संख्या का 75% है। आरक्षण लागू नहीं है, फिर भी 75% ओबीसी को भरा गया है संविधान में भी। फिर आप कह रहे हो कि जी ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया, इसका मतलब झूठा नैरेटिव है, झूठ फैला रहे थे, अफवाह फैला रहे थे। अब इस बात को पार्टी सी समझ चुका है और इसीलिए इनको फटकार लगी है और योगी जी को बता दिया गया है कि योगी जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और आगे तक की भी बात बता दी गई है और इन नेताओं को कह दिया है कि आप कृपया करके अपनी जबान पर संयम रखो और कोई बयानबाजी इस तरह की नहीं करेगा। इसका मतलब अभी ये भी है कि अब आप देखेंगे कि बड़ा एक्शन उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। ये 3 जो नेता हैं जो अभी तक योगी जी के विरुद्ध कुछ षड्यंत्र कर रहे थे और नैरेटिव बना रहे थे, इन्हीं के खिलाफ अब एक्शन की बात उत्तर प्रदेश की जनता कर रही है। नेता नहीं करेंगे, क्योंकि नेताओं को तो अपना गुट दिखाई देता है कि ये मेरे गुट का है, ये मेरा पास है, क्योंकि योगी जी कड़क आदमी है, गलत काम सुनते नहीं, गलत काम करते नहीं। सही काम आप लेके जाओगे तो वो रुकता नहीं, तो भाई लेके ही नहीं जाओगे। उसके लिए एक सिस्टम डेवलप अब कर दिया है योगी जी ने। अब सब विधायकों से मिल रहे हैं और सभी विधायकों को मिल करके वो बोल रहे हैं कि मेरा नंबर रखिए सचिव का, तत्काल फ़ोन करिए, नहीं होता है तो अब उसका सब्स्टिट्यूट भी बता दिया है कि अगर वो काम नहीं होता है तो उसके बाद क्या करना है, अगली बात भी बता दी है। यानी आप मिलोगे, समस्या बताओगे और बताओगे नहीं तो समाधान कैसे होगा। कुल मिला के अब कुछ भी है, देर आए दुरुस्त आए वाली चीज़ें हैं, लेकिन योगी जी फुल फ्लैश अब एक्शन मोड में है। और इसके बाद अब ये तय हो गया है कि जो इधर उधर लोग बयानबाजी कर रहे थे और योगी के विरुद्ध एक षड्यंत्र करने की कोशिश कर रहे थे, अब उनको मौन कर दिया गया है और उनके खिलाफ एक्शन होगा। और योगी जी अब आपको दिखाई देंगे एक नए अवतार में, नए अलग रूप में। हाँ, इनकी मदद के लिए ज़रूर कोई ऐसे नए लोगों की आवश्यकता है। हालांकि योगी जी ने अपनी एक टीम गठित की है और अब सबसे बड़ा लक्ष्य रखा है कि जो उपचुनाव है इस 10 सीटों पर कैसे विजय हासिल की जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर ध्यान कहीं है तो वो अयोध्या की सीट है। और अयोध्या में जो अवधेश जी हैं, वो जो सीट है जिस पर वो थे पासी, उस सीट को जीतना बड़ा एक नाक का सवाल बन गया है। तो अब जनता को भी समझ में आया है कि खटाखट योजना के लालच में जो उन्होंने वोट दी थी वो एक उनकी भारी भूल थी। देखते हैं क्या होता है, लेकिन इतना तो तय है कि अब उत्तर प्रदेश में बड़े बदलाव की तैयारी की जा चुकी है। वो कब होगी, जो उपचुनाव है उसके पहले होगी या उसके बाद होगी, बस इतनी बात देखनी होगी। क्योंकि ये फैसले सब मोदी लेवल के हैं, तो इसको पहले से कोई नहीं बता सकता कि होगा कब, लेकिन होगा ज़रूर, ये तो पक्का है। क्योंकि योगी जी को जिस तरह से मीटिंग में मोदी जी के जस्ट बराबर में बिठाया गया है, वो सीट जो बनती है ना, लगती हैं मीटिंग में, उसका भी अपना हिसाब होता है। तो वो बता दिया है कि आज भी मोदी जी के अगर सबसे निकट कोई है वो योगी आदित्यनाथ है। संघ की यदि कोई सबसे पहली पसंद है तो वो योगी आदित्यनाथ है। 2 लोग ही हैं जिनकी पसंद और नापसंद से ये तय होगा कि 2029 का पीएम कौन होगा। तो दोनों पसंद मैंने आपको बताई। अपना विचार आपका क्या है कमेंट में ज़रूर बताएं। वंदे मातरम।